गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप जो अंडरग्राउंड माइंस में फायर हुई एरिया रहती है उसको सील करके आप लोग रखते हैं, जो कि सीलिंग का काम आइसोलेशन स्टॉपिंग, जिसे फायर स्टॉपिंग भी कहते हैं, उससे की जाती है। अंडरग्राउंड माइन में जो कोयले की पिलर है उसको अगर आप इस तरीके से देखते हैं और इनके बीच में जो आप आइसोलेशन स्टॉपिंग या फायर स्टॉपिंग बनाते हैं वो इस तरीके से रहती है और इसको आप सील करते हैं। लेकिन इसका जो सीलिंग एरिया है, इस सीलिंग एरिया के स्टेटस का जो मॉनिटरिंग है वो आप CMR 142 का 3 नंबर के तहत एवरी 30 डेज में एनालिसिस करते हैं। सैंपल का लेकर के एनालिसिस करते हैं। एवरी 30 डेज एनालिसिस ऑफ सैंपल। अगर इस सैंपल में आपका जो स्टेटस इस सील्ड ऑफ एरिया का, जिसको आप कह सकते हैं फायर स्टेटस, और ये जो है फायर सील्ड ऑफ एरिया, तो इसका स्टेटस मॉनिटरिंग करते हैं और स्टेटस मॉनिटरिंग करके आप उसको रीओपनिंग करने का डिसीजन लेते हैं। रीओपनिंग स्टेटस मॉनिटरिंग करके आप रीओपनिंग करने का डिसीजन करते हैं। कहने का मतलब कि रीओपन सील्ड ऑफ एरिया आपको पढ़नी है इस क्लास में, जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी शेयर करूंगा मैं स्क्रीन पर। साथ ही जो इसकी मेथड है उसको जो है हम लोग चूज करेंगे कि कौन सी मेथड से इसको रीओपन करना है। तो स्टेटस मॉनिटरिंग में हम लोग जो है सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सैंपल लिए उसमें O2 का पोजीशन क्या है। तो O2 जो है वहां पर नील होगी और CO2 जो है आपका क्या होगा, ये भी नील होगा या और स्मॉल परसेंटेज में होगा। उसी तरह से CO जो होगी वो क्या होगी, प्रैक्टिकली नील होगी। तो ये जो है आप क्या करते हैं, अपना स्टेटस का मॉनिटरिंग करते हैं। CO प्रैक्टिकली नील होगी और क्या होगी, साथ ही जो है CH4 क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये जो है आप स्टेटस का मॉनिटरिंग करते हैं। उसी तरह से आप जो परसेंटेज CO की आई रहती है उससे आप कंफर्म करने का काम जो है किससे करते हैं, कंफर्म आप करते हैं किससे, ग्राहम्स रेशियो, क्वार्ट्ज डायग्राम, इलिकोट डायग्राम, तो ये जो आप देख रहे हैं कि ग्राहम्स रेशियो और जो क्वार्ट्ज डायग्राम है ये किस प्रकार की होती है, अगर वो आपको अपने दिमाग में उस पर रिलेटेड जो प्रश्न है वो भी जो है आती है। जैसे कि मैं पहले उस प्रश्न को शेयर करता हूं, फिर क्वार्ट्ज डायग्राम, इलिकोट डायग्राम और साथ ही जो है वो ग्राहम्स रेशियो का स्टेटस मॉनिटरिंग जो है कैसे कंफर्म करते हैं मैं वो शेयर कर रहा हूं। शेयर करने के पहले आपके स्क्रीन में दिखाई दे रही है कि न्यू बैच स्टार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास। साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर दिख रही है, क्लास वीडियो ऑल्सो अवेलेबल आफ्टर क्लास। तो क्लास की वीडियो की लिंक भी आपको अवेलेबल रहती है। विनिंग एंड वर्किंग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को चल रही है 6 PM to 8 PM। मशीनरी लेजिस्लेशन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 8 PM to 10 PM। साथ ही जो है वेंटिलेशन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 8 PM to 10 PM। ओवरमैन माइनिंग सरदार थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 PM to 8 PM। और आप इन क्लासेस में ज्वाइन करके अपने आप को एग्ज़ाम में पास करके सर्टिफिकेट गेन कर सकते हैं, जॉब को कंफर्म कर सकते हैं। साथ ही हम आते हैं उस
क्वेश्चन के ऊपर जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रही है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन विथ रेफरेंस एंड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज प्रिफर्ड ड्यूरिंग रीओपनिंग ऑफ कंपेरेटिवली बिगर सील्ड ऑफ एरिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी सील्ड ऑफ एरिया है वो कंपेरेटिवली बिगर है और ऐसी स्थिति में आपको रीओपन करनी है कोयले को निकालने के लिए, तो उसके लिए आप कौन सा मेथड चूज करेंगे। ऑप्शन ए कहता है डायरेक्ट रीओपनिंग मेथड, बी कहता है स्टेज रीओपनिंग मेथड, सी कहता है पार्शियल रीओपनिंग मेथड, डी कहता है ए एंड बी बोथ, ई कहता है ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर मिश्रा सर माइनिंग क्लास की टैग से छिपी हुई है। हम लोग इस प्रश्न का आंसर मैं जो मेथड है उसको एक्सप्लेन करने के बाद देता हूं। तो जैसे कि मैं मेथड की बात किया कि कौन सी मेथड यूज करना है, तो मेथड का डिसीजन लेना और उसको रीओपन करना। तो यहां पर हम लोग जो है देखें कि स्टेटस मॉनिटरिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, CH4 का परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, साथ ही जो है आपको कंफर्म करनी है किससे, क्वार्ट्स डायग्राम से। तो क्वार्ट्स डायग्राम क्या होती है, क्वार्ट्स डायग्राम को हम लोग अगर ड्रॉ करें तो ये चीज जो है अपने को y एक्सिस पर क्या दिखाते हैं, y एक्सिस पर आप ऑक्सीजन के परसेंटेज को दिखाते हो और x एक्सिस पर क्या दिखाते हो, तो CH4 के परसेंटेज को दिखाते हो। तो आपको जो क्वार्ट्स डायग्राम है वो क्या बताती है, केवल और केवल CH4 के एक्सप्लोजन को एक्सप्लेन करती है। जबकि इलिकोट डायग्राम जो है, जो ये डायग्राम आपको एवरी एक्सप्लोसिव गैसेस के एक्सप्लेन करती है कि कौन सी एक्सप्लोसिव गैसेस। तो अपन लोग यहाँ पे कंबस्टिबल गैसेस का परसेंटेज को यहाँ पर दिखाते हैं और इसमें जो है हम लोग क्या दिखाते हैं, ऑक्सीजन के परसेंटेज को दिखाते हैं। तो ये आप जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दिखाने की बात है, जो एलिकोट डायग्राम को हम लोग ड्रा करेंगे और साथ ही जो है क्वार्ट्स डायग्राम को। तो आपको पता है कि क्वार्ट्स डायग्राम ड्रा करने में दो बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। पहली चीज तो ये कि ऑक्सीजन की परसेंटेज एटमॉस्फेयर में कितनी पाई जाती है। लगभग हम लोग ये कहते हैं कि 20% हवा का पांचवा हिस्सा, अगर पांचवा हिस्सा 20% कह रहे हैं तो इसको आप 10 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 1 भाग 2 के इक्विवेलेंट होगा। तो ये जो मैंने 10 भाग में डिवाइड करनी थी तो 5 भाग में कर दिया हूं, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से मैं जो है इसको क्या कर दिया, 5 भाग में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। उसी तरह से 6 7 8 9 10 और ये जो है 11 कर दिया। तो इस तरह से क्या हो गई, ये 2 हो गई, ये 4 हो गई, ये 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, ये जो है 20 हो गई और ये जो है 22 हो गई। इस तरह से आप जो है क्या कर दिए, आप सबको बांट दिए हैं ऑक्सीजन के परसेंटेज को। CH4 के परसेंटेज को आप ये जानते हैं कि जो CH4 की जो एक्सप्लोसिव लिमिट होती है, एक्सप्लोसिव लिमिट वो कितनी होती है, एक्सप्लोसिव लिमिट 5.4% से 14.8% के बीच में। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इस स्थिति में एक्सप्लोसिव लिमिट को देखते हुए जो आप 5.4 यानी कि 14.8, ये लगभग 15 या 16 का है। 16 भाग में इसको अगर आप बांटते हैं तो 16 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, हम जो है 16 को ये एक पार्ट को 2 भाग ले रहे हैं। तो इसमें भी 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। अब यहाँ पर आप 14.8 कहते हैं तो 14.8 किस में आएगी, लगभग 15 के बराबर आएगी। तो कहने का मतलब इससे जो है आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है। कैसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो है आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए, ये डैश डैश से ड्रॉ कर दिए आप कितना पर, तो ये जो है आपकी कौन सी पॉइंट हो गई है, 14.8 वाली पॉइंट हो गई है। उसी तरह से आप ये कहते हैं कि लगभग 20% में, ये आप एक डार्क पॉइंट कर लीजिए, 20% ऑक्सीजन में जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहने का ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो है। लेकिन हम लोग के मशीनों के चलने से, एक्सप्लोजन फायर होने से या फिर जो है सांस लेने से
कई ऑपरेशन जो माइंस में होते हैं उसके कारण से ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाती है, लेकिन 12.1% से कम रहने पर कभी भी आप माचिस का तीली लगाते हैं, लाइटर जलाते हैं तो आग नहीं पकड़ती है। तो ये बात को आप ध्यान में रखते हुए जो 12% वाली है वो वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए इसका जो है हॉरिजॉन्टल पॉइंट वो जो है आप इस तरीके से ड्रॉ कर डालिए। तो ये जो है आप ड्रॉ कर डाले क्या चीज, ये 12.1% वाली जो ऑक्सीजन लाइन है वो, इसका जो क्रॉसिंग पॉइंट है ये वाला पॉइंट को ध्यान में रख लीजिए जो 12 और यहाँ ये जो पॉइंट है यहां से आप इस पॉइंट को मिलाते हुए जो 20 वाली परसेंटेज ऑक्सीजन की है उसको मिलाते हुए इनकी जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसको खींचते हुए आप लाइन खींच डालिए। तो ये जो पॉइंट है ये आपने ड्रॉ कर लिया जो कि ऑक्सीजन लाइन को दिखाएगी। साथ ही इसी के ऊपर आप एक 14.8% दिखाते हो जिसको आप कहोगे अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। ये क्या है, अपर या हायर कहते हैं, हायर एक्सप्लोसिव लिमिट। और आप 5.4 को, जो कि 5 यहाँ है, 4 और 6 के बीच में क्या होगी, 5 होगी और इससे थोड़ा सा अधिक होगा। इस पॉइंट को लेते हुए पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर डालो। तो ये पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर दिया तो इसको जो टच करते हैं उसको आप ये डार्क कर दो। और ये वाला जो एरिया है जिसको आपने बनाया है, मैं अगर ब्लू पेन उठा लूं तो और आपको क्लियर हो जाएगी। ये जो ट्रायंगल एरिया बन रही है यही ट्रायंगल एरिया के अंदर अगर आपका ग्राफ से प्लॉट करने के बाद अगर ये आती है तो ये वाला एरिया जो है क्या कहलाती है, एक्सप्लोसिव जोन कहलाती है, एक्सप्लोसिव जोन कहलाती है। और ये जो है नॉन एक्सप्लोसिव जोन कहलाती है, नॉन एक्सप्लोसिव जोन कहलाती है। ऊपर वाली एरिया नॉन एक्सप्लोसिव जोन कहलाती है और ये वाली एरिया जो है क्या कहलाती है, एक्सप्लोसिव जोन कहलाती है, एक्सप्लोसिव जोन कहलाती है। तो ये जो है आप ये ऑक्सीजन के परसेंटेज बढ़ने से ये वाला एरिया एक्सप्लोसिव हो सकती है। तो नॉट पॉसिबल, इसमें जो है नॉट पॉसिबल हम लोग एक्सप्लोसिव जोन कहते हैं, नॉट पॉसिबल एक्सप्लोसिव जोन कहते हैं। तो इस तरीके से आप जब आपको कंफर्म जो करनी रहती है, कंफर्म आप किससे करेंगे, जब आपको क्वार्ट्ज डायग्राम में सिंपल रिजल्ट fall on non-explosive zone। तो ये जो है नॉन एक्सप्लोसिव जोन में या तो इधर अगर आ रही है तो आपको बहुत बेटर होगी, अगर इधर आ रही है तो आपको प्रिकॉशन से जो है लेनी पड़ेगी। मैं नीचे देख लेता हूं कि आपको दिख रही है कि नहीं। तो एक्सप्लोसिव जोन तक आपको दिख रही है, सिंपल रिजल्ट नहीं दिख रही है, थोड़ा सा और नीचे जो है आपको करनी होगी। नीचे मैं कर देता हूं तो उससे जो है आप देख सकते हैं। तो ये जो है सिंपल रिजल्ट फॉल ऑन नॉन एक्सप्लोसिव जोन के तहत जो है ये आप रिजल्ट का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये जो है आपको ध्यान में रखते हुए आप क्वार्ट्ज डायग्राम से कंफर्म करते हैं। अब जबकि इलिकोट डायग्राम में भी ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन के परसेंटेज को आप जो है ड्रॉ करते हैं और उसमें जो है आप जो ये इसको डिवाइड करते हैं कंबस्टिबल गैसेस को। तो इसकी जो लिमिट है कौन सी, जैसे CO गैस है, CO जिसको खूनी गैस कहते हैं वो भी एक्सप्लोसिव गैस कहलाती है। तो वो जो है आपका किस परसेंटेज में वो एक्सप्लोसिव होती है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो जितने भी गैसेस हैं जो एक्सप्लोसिव गैसेस कहलाते हैं उनको मैं शेयर कर रहा हूं और उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके आधार पर आप डिसाइड करेंगे कि गैसेस जो हैं वो माइंस में आपके एक्सप्लोसिव जोन के अंतर्गत आते हैं या फिर उसके बाहर आते हैं। तो जैसे आपके सामने ये टेबल में दिखाई दे रही है, ये जो बगल की टेबल मैं साइड कर देता हूँ थोड़ा सा और इसकी एक्सप्लोसिव लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है, जिसमें CO की मैं बात कर रहा था। CO जो है 12% से 74%, यानी कि इसके अलावा इथेन भी है जिसको आप C2H6 भी कहते हैं। लोअर लिमिट 3.2% से 12.5% होती है। H2 का 4.1% से 74%, एसिटिलीन का 2.5% से 65% होती है। H2S का 4.5% से 45% होती है। प्रोपेन का इसी तरह से होती है। तो ये जो एक्सप्लोसिव है इसको आपको इस रेंज को ध्यान में रखते हुए उसको ड्रॉ करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप इससे कंफर्म कर लेते हैं कि
अपनी ये जो एलिकोट डायग्राम है और क्वार्ट्ज डायग्राम है, ग्राहम्स रेशियो है, तो ग्राहम्स रेशियो में आप कहते हो कि अगर ये 0.5% से आप लिख लोगे अपने नोट्स बनाते समय, प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करो, तो ये जो आप कहते हो क्या चीज, ग्राहम्स रेशियो, तो ग्राहम्स रेशियो जिसमें आप ये कहते हो कि सीओ फॉर्म्ड बटे में O2 कंज्यूम्ड, अगर ये जो है, जिसकी मैं क्लास वीडियो पहले से भी डाल चुका हूं, इसकी कैसे परसेंटेज को निकालते हैं कैलकुलेशन करके, तो ये अगर 0% से टू 0.5% के रेंज में आती है, तो ये जो है कहलाएगी नॉर्मल कंडीशन। तो ये अगर आती है, अगर इससे 0.5% से अधिक आती है इस सील्ड ऑफ एरिया के अंदर का आग का स्थिति, तो वो आपको कहा जाएगा इनिशियल स्टेज में आग की है पोजीशन अभी। तो इस तरह से जो है आप एक ग्राहम्स रेशियो से कंफर्म करते हो। जैसे ये कंफर्म होती है तो आप जो है क्या करते हो, उसके साथ और भी बहुत सारे जो रेशियो है, यंग्स रेशियो है, टिकट रेशियो है, जॉनसन टिकट रेशियो है, उसके साथ ही जो है लिटन रेशियो है, उनको मैं शेयर कर रहा हूँ क्या क्या रेशियो है, जिसको पहले भी क्लास में वीडियो में आपको फायर रेशियो ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास करके निकालेगा, तो आपको डिफरेंट टाइप के फायर रेशियो निकल जाएंगे। उसके आधार पर नॉर्मल कंडीशन अगर आती है तो आप रीओपन के लिए जो है तैयार होते हैं। उसके साथ ही जो है टेम्परेचर सर्वे करते हैं, टेम्परेचर सर्वे, जिसके लिए क्या बहुत सारे जो है सेंसिबल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, उनसे हम लोग टेम्परेचर स्ट्राटा, जो सील्ड ऑफ एरिया है उसके रूफ रॉक की स्ट्राटा का हम लोग टेम्परेचर से पता करते हैं कि अपनी आग की स्थिति क्या है। तो टेम्परेचर सर्वे में हम लोग इस रूफ रॉक, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ roof rock in near about sealed off area, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो जो है नॉर्मल होनी चाहिए, तो इस टेम्परेचर सर्वे कर लेते हैं। तो उस तरीके से जब आप एक कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी आग बुझ गई है, तब जो है आपको लीगल एक्शन लेनी पड़ती है। लीगल एक्शन में क्या है, ये आप नेक्स्ट प्रोसीजर जो है डी नंबर अगर कह दें कि लीगल एक्शन, तो लीगल एक्शन में क्या करते हैं आप, लीगल एक्शन में आपको यानी कि कानूनी कार्यवाही जिसको आप कह सकते हैं, तो क्या करना पड़ता है कानूनी कार्यवाही में, हम लोग जो है 148 का 2 नंबर जो CMR है उसके अनुसार जो है हम लोग क्या करते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस देते हैं, और ये नोटिस 30 डेज बिफोर देनी रहती है, 30 डेज बिफोर देनी रहती है। तो ये रीओपन करने के 30 डेज बिफोर देनी रहती है। जैसे ही आप ये 30 डेज बिफोर देते हैं, तो उसके बाद जो है आपको लीगल एक्शन के बाद क्या करनी रहती है, फिर जो है आपको सरफेस प्रिपरेशन करना रहता है। तो ये सरफेस प्रिपरेशन में आप क्या क्या करते हैं, सरफेस प्रिपरेशन में आप ए नंबर में कहें तो मटेरियल स्टॉक, क्या क्या मटेरियल स्टॉक करेंगे आप, तो मटेरियल स्टॉक में आपको जो वेंटिलेशन के एप्लियंसेस है, क्या क्या रहते हैं वेंटिलेशन के एप्लियंसेस, ये ब्रैटिस रहती है, डोर्स रहता है, ब्रिक्स रहती है, जिसको हम लोग ब्रिक्स वाला और जो है बिल्डिंग मटेरियल में डाल देंगे, तो ये ब्रैटिस रहती है, डोर रहती है, ऑक्सिलरी फैन रहती है। तो इस तरीके से आप वेंटिलेशन एप्लियंसेस के लिए जो है डक्ट रहती है, वो सब आप इकट्ठा करते हो। साथ ही जो है जो बिल्डिंग मटेरियल है वेंटिलेशन के लिए, सपोर्ट मटेरियल जो है आप करते हो। तो सपोर्ट मटेरियल में क्या क्या कहलाता है, सपोर्ट मटेरियल में आपकी प्रॉप्स है, कॉक्स है, स्टील चॉक्स है, ये सब जो है आप इकट्ठा करते हो, सपोर्ट मटेरियल हो गया। उसके बाद जो है आप बिल्डिंग मटेरियल में आप क्या करते हो, बिल्डिंग मटेरियल में जिसको आप कहते हो बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया,
वाटर हो गया सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो ये जो है आप क्या करते हो वहां पर इकट्ठा करते हो। और साथ ही जो है स्मार्ट पर्सन जो होते हैं माइंस के, स्मार्ट पर्सनल मटेरियल स्टॉक हो गया। बी नंबर में आपको क्या करनी होगी, ट्रेनिंग देनी होगी। किसको ट्रेनिंग देनी होगी, जो स्मार्ट पर्सन्स होते हैं, स्मार्ट पर्सन्स को ट्रेनिंग देनी होती है। तो ये जो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होते हैं, तो ये जो है आपको सी नंबर में क्या करना होगा, जो रिस्क आरटीपीज यानी कि रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन का एकोमोडेशन, रहने के लिए एकोमोडेशन, फूडिंग, शेल्टर एक्सेट्रा की आप उसकी जो है व्यवस्था करते हो। तो जब आरटीपीज को ये व्यवस्था कर लेते हो, तब जो है आप मेथड डिसाइड करते हो। तो इस मेथड डिसाइड करने में हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमारी जो शील्ड ऑफ एरिया है, मेथड डिसाइड। तो मेथड डिसाइड में आपको करनी होगी क्या चीज, मेथड डिसाइड में, तो ये मेथड डिसाइड जो है आप करते हो। जैसे पहला मेथड है आपका कौन सी, डायरेक्ट रीओपनिंग। तो डायरेक्ट रीओपनिंग में हम लोग तब करते हैं जब आपकी जो शील्ड ऑफ एरिया है स्मॉल है, फॉर स्मॉल एरिया के लिए करते हो। साथ ही जो है नॉट वेरी डिफिकल्ट, कहने का मतलब कि ज्यादा साइड फॉल, रूफ फॉल नहीं हुआ है। उसके साथ ही ये जो रीओपन करोगे आप किसके सहायता से करोगे, ओनली आरटीपीज से ही करोगे। और वन बाय वन ब्रीच द स्टॉपिंग डीप टू राइज, ध्यान में रखना है, डीप टू राइज आपको ब्रीच करनी है। तो ये जो है वन बाय वन ब्रीच करोगे। और उसके साथ क्या करते जाओगे, आपको जो है ड्रेसिंग करोगे। ये मेन 3 काम है, ड्रेसिंग करोगे, साथ ही जो है ड्रेसिंग करने के बाद आप सपोर्ट करोगे, यानी कि आरटीपीसी करेंगे। और सपोर्ट करने के बाद फिर जो है आप वेंटिलेशन इंप्रूव करोगे। तो ये जो है आप 3 काम, ड्रेसिंग, सपोर्ट, वेंटिलेशन, ये 3 काम करते हुए आप रीओपन करते हो। तो ये जो हो गई डायरेक्ट रीओपनिंग हो गई। जब आप स्टेज रीओपनिंग की बात करते हैं, तो स्टेज रीओपनिंग अगर मैं बी कर दूं, बी जो मेथड है वो आपका क्या है, स्टेज रीओपनिंग है। स्टेज रीओपनिंग में ये जो है कंपेरेटिवली बिगर एरिया के लिए होती है, कंपेरेटिवली बिगर एरिया के लिए होती है, कंपेरेटिवली बिगर एरिया। और ये जो है सम डिफिकल्टीज रहती है इसमें। रीओपनिंग बाय आरटीपीज ही रहेंगे, वन बाय वन ब्रीचिंग करेंगे और द स्टॉपिंग डीप टू राइज ही करेंगे। और लेकिन इसमें जो रीओपन करने की काम होती है, 1 से 2 पिलर को करके हम लोग जो है उसको बैलेंस पार्ट को हम लोग कुछ इंटरवल के बाद जो है करते हैं। तो ये जो है आपकी हो गई स्टेज रीओपनिंग। और जो होती है पार्शियल रीओपनिंग, तीसरी जो होती है पार्शियल रीओपनिंग, जैसे आपकी पूरी माइंस जो है आपको सील्ड कर दी गई है, तो एक पार्ट को आप जो है रीओपन करते हैं। तो कंपैरेटिवली बिग एरिया नहीं, वेरी लार्ज एरिया, ये जो है वेरी लार्ज एरिया के लिए रहता है। और ये जो है डिफिकल्टीज नहीं रहती है इसमें, जो है ये जो है डिफिकल्ट कंडीशन, मोर डिफिकल्ट रहती है। तो रीओपनिंग बाय ओनली रेस्क्यू पार्टीज ही होगा, आरटीपीज ही होगा, वन बाय वन ब्रीच करेंगे और द स्टॉपिंग डीप टू राइज। और बैलेंस पार्ट को इसमें जो है सील कर दिया जाता है, बैलेंस पार्ट सील्ड, यानी कि इसमें जो है जब रीओपन करते हैं एक लाइन के पिलर को
तो हम लोग बैलेंस पार्ट को जो है सील कर देते हैं। इसके साथ ही इसमें जो है प्रिकॉशंस रखी जाती है कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है। तो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को आप रीओपन कर रहे हैं तो बगल वाले डिस्ट्रिक्ट के काम को रोक देंगे, पहला। दूसरी जो है, बगल वाले माइंस को इंफॉर्मेशन देते हैं, रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को या रेस्क्यू रूम के इंचार्ज को इंफॉर्मेशन देते हैं और वहां से उनको कॉलिंग करते हैं। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको आप स्ट्रेंथनिंग करते हो, मजबूत करते हो, ताकि आवागमन और साथ ही जो है इंफॉर्मेशन का प्रॉपरली सेंडिंग हो सके। और जो क्विक सैंपल एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करनी होगी, वहां पर फील्ड लेबोरेटरी स्थापित करनी होगी। कहां पर, जो फ्रेश एयर बेस होता है, जो सील्ड ऑफ एरिया के नियर अबाउट फ्रेश एयर में, इनटेक एयर में आप स्थापित करते हैं, तो वहां पर जो है क्विक फील्ड लेबोरेटरी गैस एनालिसिस के लिए करते हो, सैंपल लेते हो और वहीं पर एनालिसिस करते हो, जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफ आप वहां पर रखते हो। उसके अलावा एक स्पेयर टीम आप जो है, अब जो माइंस रेस्क्यू रूल 1985 का जो रूल नंबर 27 है उसके तहत आप वहां स्टोर करके रखते हो, एक स्पेयर टीम आप रेस्क्यू का वहां पर रखते हो इमरजेंसी में उनको सहायता के लिए। तो इस तरीके से जो प्रिकॉशंस हैं वो आप फॉलो करते हो। और प्रिकॉशन में एक बात विशेष ध्यान रखनी पड़ती है कि जब आप रीओपनिंग के लिए ब्रिक्स को, स्टॉपिंग के ब्रिक्स को वहां से एक मेन इंटेक के स्टॉपिंग को चूज करोगे और वहां से एक ब्रिक को, ओनली एक ब्रिक को आप ब्रिज करोगे, निकालोगे, साथ ही रिटर्न के एक ब्रिक को निकालोगे और उसको 24 से 48 घंटा के लिए, लगभग कहो 48 घंटा के लिए छोड़ दिया जाता है। और वो छोड़ करके फिर जो है सैंपल लेकर के स्टेटस की मॉनिटरिंग की जाती है सैंपल का। और अगर नॉर्मल कंडीशन देखी, क्योंकि कोई भी चिंगारी अगर सील्ड ऑफ एरिया में छूट गई है तो वो हवा जाने से वो बढ़ सकती है, तो इसका एनालिसिस आप ग्राहम्स रेशियो, क्वार्ट्स डायग्राम और जो गैसेस की स्टेटस मॉनिटरिंग बताया उसके तहत उसको जो है हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो चैनल है उसको लाइक करिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी लाइक करने के लिए कहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबाइए। और हम लोग क्लासेस में डिस्कस करेंगे या अगली जो यूट्यूब की वीडियो रहेगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो है हम लोग जो अपनी क्लासेस है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं।